के इस संकट के समय में जहां लोग एक तरफ डिप्रेशन में जा रहे हैं, वहीं एक शख्स ऐसे हैं जो लगातार लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं। उनके नाटकों को सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में बहुत पसंद किया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुकेश दहिया जी के, जो आज हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली दस्तक में। नमस्कार। मैं सबसे पहले दिल्ली दस्तक न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करूंगा, और फिर अपने दर्शकों का बहुत सारा प्यार मिला मुझे, उनका आभारी हूं। और ऐसे ही सभी लोग मुझे प्यार बनाए रखें, मेरा सहयोग बनाए रखें। आपको ऐसे ही हंसाते रहेंगे, गुदगुदाते रहेंगे। तो आप जो आपका एक नाटक आता है कुनबा धर्मे का, तो कब से मतलब ये स्टार्ट किया और क्या कॉन्सेप्ट आया कि आपने मतलब इस कॉमेडी नाटक को मतलब स्टार्ट करने के लिए सोचा? देखो, मैं पहले हिंदी मीडिया में अपना क्राइम शोज़ वगैरह में काम करता रहा हूँ। जैसे अलग अलग पोर्टल पे हमारे अलग अलग चैनल्स पे भी आते रहते हैं। क्राइम पेट्रोल हो गया, और भी काफ़ी ऐसे उनमें करते रहे। फिर सीरियल्स में भी किया है, और मूवी में भी काफ़ी मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर का भी काम करता रहा हूँ। तो आज से 5 साल पहले जब हमारे को लगा कि हिंदी मीडिया में हम जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी हमारे साथ, तो हमने ये सोचा कि पहले भी मैं अपना हरियाणवी में काम करता रहा हूँ 92 से। अपनी मातृभाषा है मेरी, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। तो उस पे मेरी ग्रिप थी, अच्छी ग्रिप थी। उसको देखते हुए मैंने ये प्लान बनाया कि भाई क्यों ना हम अपने बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज़ लेके आएँ अपने गांव देहात के ऊपर, जो कि आज के युग में इतना शांति प्रिय चीज़ और एक इतनी रियलिस्टिक दिखने वाली चीज़ हम बनाएं और पब्लिक को पसंद आएगी। और वह ऐसा ही हुआ। आज से 5 साल पहले मैंने इसकी शुरुआत की थी। करीब 2016 में मैंने इसका लेआउट प्लान तैयार करके शुरू किया था, और पब्लिक ने बहुत पसंद भी किया, क्योंकि इसके अंदर ऐसा नहीं था कि हम ड्रामेटिक कम करते थे। 3 साल तक तो पूरी पब्लिक को ऐसा फील रहा कि ये रियल में ऐसा एक फैमिली है, इतनी मजाकिया फैमिली है। ये सामने वाला कितना भी गुस्से में आ गया है, इसने उसको भी हंसा के भेजना है। तो इस पे हमने काम किया, और 5 साल हो गए इसको आज चलते हुए, और बहुत अच्छा चल रहा है। पब्लिक का, दर्शकों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। तो हमारी यही है कि देखो, काम कोई भी करो, मेन हमने एक नाटक लिया था कि हम हंसाएं। तो वो हंसाने के साथ साथ हम उसमें कुछ सामाजिक बातें भी करें। यूट्यूब पे काफ़ी चीज़ें ऐसी आती थी, हमारे बच्चे भी देखते थे, जिससे कि दिशा भ्रमित हो रहे थे हमारे बच्चे। तो क्यों ना हम अपने ही कल्चर को दिखा के उनको दिशा भी दें और हंसाएं भी। और हमने प्रोग्राम ऐसा लिया कि बच्चे से लेके बुजुर्गवार तक इसको देखेगा, और वो ऐसा ही हुआ। क्योंकि जो हमारे साथ जो बीतता है, हम वही चीज़ दिखाएंगे तो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड देखेंगे। और एक हम काल्पनिक चीज़ दिखाएं, उसमें थोड़ा सा ये होता है कि कोई हाई फाई स्टोरी होगी तो देखेंगे, अदरवाइज क्या पता पसंद नहीं आएगी। लेकिन हमने तो चीज़ ही वो बनानी थी कि वो पसंद 101% आएगी, और वही हमने बनाई। बात करें आपके नाटकों की, आपकी जो लोकेशन होती है नाटकों की, वो एकदम नेचुरल होती है, जैसे गांव की या देहात की होती है। लेकिन आजकल जो हम नाटक देखते हैं या पिक्चर देखते हैं, ऑलमोस्ट वो क्रोमा में या ग्रीन पर्दे पे शूट की जाती है। तो मतलब आपका क्या कॉन्सेप्ट था कि नेचुरल थिंग इस चीज़ में आनी चाहिए? हाँ, अगर जब हम नेचुरल चीज़ दिखाना चाहेंगे बिल्कुल कि वही गांव की गलियां वहीं, तो सेट तो ऐसे लग नहीं सकता। तो हमने वहीं जाके शूट किया, गांव में ही। अलग अलग कई गांव थे, उनमें हमने जाके शूट किया। एक तो मेरा अपना गांव है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, उसमें जाके मैं शूट करता रहा हूँ। मैं रहता तो रोनीम दिल्ली में हूँ, लेकिन वहाँ पे मेरे घर हैं, मेरे भाई बंधु, मेरे काका ताऊ रहते हैं। तो मेरे वही पुराने घर जो रख पड़े थे, अब वहाँ कोई रहता नहीं। भाई चाचा के लड़के रहते हैं या मेरे चाचा जी रहते हैं। हमारे अपने घर, पुरखों के घर हैं, गलियाँ हैं, हमारे खेत खलियान हैं, जहाँ हम वैसे जाते रहते हैं संभालने के लिए खेतों को। तो उन्हीं पर मैंने जाके वही लोकेशंस चूज़ की, और उन पे बिल्कुल रियल उतारने की कोशिश की। और ये लगा लो 80% तो रियलिस्टिक मैंने दिखाया भी है। 100% तो देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं निकालने में। 100% में तो ये, अगर हम कोई मूवी उठाते हैं तो उसमें हमारा फोकस होता है कि इसको हम 100% पे उठा के ले जाएं। लेकिन फिर भी पब्लिक को तो 100%, दर्शकों को तो लगा ही है, और हमने भी कोशिश की है। तो उसके लिए हम सेट नहीं लगा सकते,
क्योंकि इतना बड़ा सेट, और एक सेट पे भी पब्लिक बोर हो जाती है। दर्शक एक सेट पे उसी कलाकार को देखता रहेगा तो वही सिमिलर दिखाई देगा। हम उसी अपने गांव की गलियों में एक्सपेरिमेंट करते रहे, वहीं की वेशभूषा, वहाँ के बोल चाल, वहाँ का कल्चर सब वही दिखाते रहे। उसके साथ साथ हम अपने पर्यावरण के बारे में भी, जो हमारे गाँव की हरियाली होती, गाँव की जो एक सद्भावना होती है, एक दूसरे के प्रति प्यार होता है, वो चीज़ हम दिखाते रहे, हंसी मजाक दिखाते रहे, और ऐसे इसको हम आगे भी दिखाते रहेंगे। हमारे रीति रिवाज हैं यहाँ तो अब भूल गए हैं सब लोग। हमारा वो कहते हैं ना कि त्योहार हमारा, दिवाली हमारी, लेकिन पटाखे चाइना के से आ रहे हैं। रंगों की होली हमारी, लेकिन गुलाल चाइना दे रहा है। लेकिन वहाँ गांव में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पानी की होली होती है, रंगों की होली होती है, तो वो अपने नेचुरल वैसे बनाए हुए होते हैं, या फूलों की होली मना लेते हैं। और नहीं तो क्या मस्ती मजाक करने में तालाब हो गए, बावड़ियाँ हो गई, नहर हो गई, वहाँ पर हम मौज मस्ती से करते हैं। तो वो चीज़ अच्छी भी लगती है, और इससे ये भी लगता है कि हमारे अपने कल्चर से, अपने परिवेश से प्यार भी बना रहता है। आपने बात करी थी बड़े पर्दे की फिल्मों की। मैंने अक्सर देखा है जिस तरीके से पहले जो हरियाणा के अंदर चंद्रावल पिक्चर आई थी और एक लाडो बसंती पिक्चर आई थी, दर्शकों ने काफ़ी उसको पसंद भी किया था। लेकिन आजकल सिर्फ एक कॉमेडी नाटकों में या फिर कॉमेडी सीरियल या हरियाणी गानों में हरियाणा का ये सिमट के रह गया। तो आपका क्या प्लान है, क्या कोई मतलब इस तरह की कोई बड़ी पिक्चर निकाली जाए जो हरियाणा को प्रमोट करे? हाँ, इस पे ये तो मेरा एक एक्सपेरिमेंट था कि मैं अपने व्यूवर्स को कितना बांध पाऊँ, कि मैं जिस तरह की कोई कॉन्सेप्ट या स्टोरी कोई भी लेके आऊँ तो वो मेरा दर्शक कितना बनता है और कितना उसको पसंद करता है। और उसके लिए मेरा मूवी पे भी काम चल रहा है। मेरी भी दिली इच्छा है कि हमारे हरियाणा में भी, जैसे पंजाब में भी अच्छी बड़ी मेगा बजट फिल्में बन रही हैं, और बाकी तो हिंदी मीडिया में चल रहा है। तो हम भी यही चाहते हैं कि मेरे हरियाणा में, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं खुद हरियाणा में एक इस तरह की 2-3 फिल्में तो मैं भी लेके आने वाला हूँ। उन पे मेरा काम चल रहा है, क्योंकि मूवी ऐसी तो होती नहीं है भी। कॉमेडी नाटक तो ऐसा होता है कि कोई भी 4 बंदे खड़े हुए और छोटा सा कोई कॉन्सेप्ट बना लिया और निकाल दिया। लेकिन मूवी पे एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। उसके लिए टीम की ज़रूरत होती है, प्रोफेशनल टीम चाहिए होती है, और जो कलाकार है वो भी प्रोफेशनल ही लिए जाते हैं। तो उसके लिए पहले जो था उसमें हमारे बड़े आदरणीय देवशंकर प्रभाकर जी हो गए, जयंत प्रभाकर जी हो गए, और भी काफ़ी ऐसे दिग्गज हैं, नाम तो मैं सबके कैसे लूँ, बहुत सारे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, प्रयास किए, और उस चीज़ को वो लेके आए। बीच में अभी काफ़ी चीज़ों की, मतलब वो कहते हैं ना, बजट के अभाव में लगा लो, या काफ़ी चीज़ों के संसाधन की कमी के कारण हम ये पूरा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज हमारे पास है वो चीज़, अब हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, और जल्द ही हम वो चीज़ लेके आएंगे। वैसे मुकेश जी, आपके नाटकों के हर किस्से मज़ेदार होता है, मतलब लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता है। लेकिन मैं आपसे 2 सवाल इसमें पूछना चाहूँगा। एक तो कि आपका पसंदीदा कोई किस्सा, और दूसरा, जब हम तो हंसते हैं, दर्शक तो हंसते ही है, लेकिन जब आप लोग शूट करते हो उस चीज़ को, तो आप अपनी हंसी कैसे रोक पाते हो? हाँ, ये ज़रूर है। किस्से तो देखो, जितने भी मैंने कहानियाँ, किस्से या मैंने अपने गाँव की पृष्ठभूमि से ही उठाए हुए हैं। आपस के हंसी मजाक मेरे गांव के या आसपास के जो रियल कहानियाँ होती हैं वो उठाई जाती हैं, हमारे बुजुर्गवार की, या और भी काफ़ी हम स्टोरियाँ उठा लेते हैं। देखो, क्लोन तो कहीं से भी लेना पड़ता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसको बोलने का अंदाज़, उसको हमने उस स्टोरी में लेके आना। दूसरी चीज़, पसंदीदा जो मेरे कॉन्सेप्ट हैं, तो मेरी एक गाडे वाली और निराली फिल्म आई थी, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं चली थी, लेकिन लोगों ने पसंद किया था। और एक आया था मेरा जानी चोर का किस्सा, जो हमारा कहानियों, पुरानी माइथों की कहानियाँ जो होती हैं उससे वहाँ से उठाया गया था। अपने कहानियाँ किस्से होते हैं जो प्रादेशिक, ये मेरे पसंदीदा रहे थे। और उसके बाद मैं सीरीज़ और भी लेके आया था, झंडू करके एक कलाकार मैंने लिया था, और उसको तैयार करके हम लेके आए। तो उसमें भी हम छोटे छोटे टॉपिक उठा के और बहुत गुदगुदाते थे, हंसाते थे। ऐसे ही अब मेरे जो कुणबा धर्मे का है, इसमें भी मेरा हर टॉपिक, मैं खुद उसको जब शूट करते हैं तो खुद हंसने लग जाता हूँ कि मैंने क्या लिख दिया।
और उसमें हम डिलीटेड सीन में भी दिखाते हैं, जब हम लिखते हैं जब ध्यान नहीं आता, लेकिन जब हम बोलने लगते हैं ना तो उसके कई बार कई मीनिंग निकल के आ जाते हैं हमारे माइंड में खुद कि यार हम बोल क्या गए। लिखते हैं जब नहीं ध्यान आता, लिखते हैं तो हम एक सिंगल एक तरफा कॉमेडी उठाते हैं, लेकिन जब उस रस में घुसते हैं, हास्य रस में, तो शब्दों का जो आगे पीछे का सिस्टम होता है ना, वो हमारे को हंसने पे खुद मजबूर कर देता है कि यार इसके मीनिंग ये नहीं, ये भी जा सकता है, ये नहीं, ये भी, जिसका जैसा माइंड वैसा फिट हो जाएगा। तो उससे पब्लिक के भी हम दिमाग को रीड करते हैं कि हमारे व्यूवर्स का माइंड कहाँ तक घूम रहा है, वो किन किन चीज़ों पे जाके उसके अंदर 2-2, 3-3 मीनिंग निकल के खड़े हो जाते हैं। इसीलिए हम भी हंसी नहीं रोक पाते सेट पे। दूसरा, हम सेट पे ज़्यादा वो नहीं रखते कि एक होता है ना टेंशनाइज या बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों पे ध्यान भी हम ये नहीं करते। मेन ये होता है कि आपके पास जो कंटेंट है आप उसके साथ खेलो, उसको जीने लग जाओ तो आपको भी हंसी आएगी। अब वहाँ पे मुकेश दहिया नहीं होता, धर्मे का किरदार मैं निभाता हूँ, धर्मे प्रधान का, और जो मेरी को आर्टिस्ट होती है रामो, जो कि हमारे स्वर्गीय श्री नरेंद्र बल्हारा जी की लड़की है, अभी जो मेरे साथ रामो का किरदार निभा रही है, तो वो भूल जाते हैं उस दौरान हम कि वो रीना बल्हारा है या मैं मुकेश दहिया हूँ। हम वहाँ पर ये होता है कि एकदम ऐसा हो जाता है कि रियल में धर्मे प्रधान हूँ और वो रामो है। ऐसे ही मेरे जो ब्रदर का किरदार निभाता है, या जो भी है, मेरे पीपनी का किरदार हो गया, मेरी माता जी का हो गया, या जो भी है, तो वो सारे ऐसा होता है कि ये रियलिस्टिक पे उतर गए हम, और हम बोलते बोलते हंसने भी लग जाते हैं। कई बार डायलॉग एंजॉय करके हम शूट करते हैं, हम टेंशन में आके बिल्कुल भी शूट नहीं करते। बात करें अभी जो कोरोना का समय चल रहा है, मतलब देश के अंदर एक बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है और हर रोजगार, हर उद्योग को इसने प्रभावित कराया, खासकर बॉलीवुड को। और बॉलीवुड में बहुत सारे लोग इस कारण सुसाइड भी करे हैं उन्होंने, और डिप्रेशन में भी आ गए हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, एक कलाकार एक अलग प्रवृत्ति हो जाती है कलाकार के अंदर। नंबर एक तो सबसे वो कहते हैं ना, कोरोना की जो बीमारी आई है, जो भी परेशानी आई है, वो लॉकडाउन ऐसा हुआ है कि कुछ कलाकार तो हम बड़े आज़ाद किस्म के आदमी होते हैं, हमारी बड़ी दिमाग की सोच है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो उसमें तो हमारे को तो ऐसा हो गया जैसे हमने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो और हमारे को जेल में बंद कर दिया हो। हम तो 50% तो डिप्रेशन में वही हो गए जब हमारे काम बंद हो गए, क्योंकि कलाकार को डेली काम करता रहता है, और उस डिप्रेशन में कुछ फिर कलाकारों का काम बंद हो गए, छीन लिए गए, या उनको काम नहीं मिल पाए। ना तो स्पोर्ट बॉय बचे, ना टेक्निकल टीम बची, सब अपने घर की तरफ मूव कर गए। तो ऐसे में देखो, समस्याएं तो सबके साथ आई हैं। हाँ, मेरे को बड़ा दुख है जो अभी सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ हुआ, और एक हमारे अजीज़ मेरे दोस्त, मेरे मित्र, और मेरे मतलब मैं उनको आदर्श भी मानता था, इरफान खान पठान जी, वो भी हमारे बीच नहीं रहे, ऋषि कपूर जी नहीं रहे। मतलब पता नहीं क्या हुआ, हमारे इस लाइन के साथ क्या हो रहा है, ये समझ में मेरे भी नहीं रहा है कि भाई इस घड़ी से कैसे हम उभर पाएंगे। क्योंकि इसको तो बहुत सारी जमावड़ा होता है हमारा, जिसमें टेक्निकल भी होते हैं, कैमरामैन हो गया, लाइटमैन हो गया, सारा मेन बॉडी जो है वो हमारे पास नहीं है कि हम एकदम से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उठा पाएँ। तो ये समस्या तो आई है, और कुछ परिवारवाद का भी सुनने में आया है, बट ये ठीक नहीं है। इसको हमने आराम से, शांति से, देखो कोई भी अगर बुरा समय आता है ना, तो उसमें सूझबूझ और शांति से हम काम करेंगे, खुश होके करेंगे। डिप्रेशन से तो काम नहीं चलेगा ना। कब तक हम सुसाइड करेंगे, कब तक हम, इसका सॉल्यूशन तो नहीं है ना। बात करें सुशांत सिंह राजपूत की, तो सुशांत सिंह राजपूत जब इन्होंने सुसाइड किया तो उसके बाद बहुत सारे कलाकार सामने आए हैं, खासकर खुल के कंगना रनावत सामने आई है। तो क्या मतलब आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में इस तरह का सिस्टम बना हुआ है कि जब दूर देहात से जो कलाकार आता है उससे इस तरीके से उसे प्रेशराइज किया जाता है कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए? देखो, ये चीज़ तो जब तक पूरी तरह से इसकी डिटेल तक नहीं जाया जाएगा, इसकी तह तक नहीं उतरा जाएगा, जब तक तो पता नहीं चलेगा कि प्रेशर किस चीज़ का था। लेकिन जहाँ तक कंगना जी का वो है, तो वो उस मीडिया में काम करती हैं, शायद उन्होंने वो फेस किया होगा।
तो वो एक इतने अच्छे कलाकार हैं, तो वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। और इस मामले में तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे कि ये किसी की एक की वो नहीं है। ये कलाकार अब इतनी मेहनत करके एक यंग कलाकार हमारे बीच में आता है और इतने अच्छे पायदान पे जाके वो इतना तो जब उसने इतनी मेहनत करके इस लेवल पे आया है तो इतना तो कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि वो डिप्रेस्ड हो जाए। क्योंकि एज ए आर्टिस्ट जब हम किसी स्टेज पे आते हैं ना, किसी लेवल पे आ जाते हैं, तो खुद भी हम बिल्डअप इतने हो जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम सुसाइड करें। कोई तो गहरा कारण रहा होगा जो इतना बड़ा कदम हमारे कितने होनहार इतने अच्छे कलाकार ने उठा लिया। उसका सदमे से हम भी नहीं निकल पाए हैं अभी। सदमा अंदर है, दुख भी है। कई बार तो स्टोरी लिखने बैठता हूँ तो भी अंदर से एक अजीब सी रुंधन हो जाती है कि यार क्या हो गया हमारे कलाकारों के साथ, यह सब क्यों हो रहा है। तो अगर किसी प्रकार का कोई प्रेशर भी है तो मैं तो हाथ जोड़ के कहूँगा कि भाई कोई प्रेशर ऐसे ना डाले, ऐसा कोई भी काम ना करे, सब मिल के करें तो कितना अच्छा लगेगा। जब ये हादसा हुआ तो काफ़ी जूनियर कलाकारों का मोराल भी टूटा। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो आगे चल के बड़ा कलाकार बन सकते हो, लेकिन जब इस हादसे को देखते हुए वो अपनी लाइन कहीं ना कहीं बदल लेते हैं, उसके आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, उन्होंने बहुत मेहनत कर चुके हैं, वो स्ट्रगलर हैं जो बहुत आगे आ चुके हैं। वो इस डर से मुड़े नहीं, हार नहीं माने। लेकिन इस चीज़ से हम इसका सॉल्यूशन निकालें बैठ के। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक ही जरिया रह गया कि हम मुंबई में ही जाके काम करें या मुंबई किसी से काम मांगें। अब तो बहुत सारे पोर्टल आ गए। अगर हमारे अंदर जज्बा है तो हम एक नहीं दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी नहीं तीसरी, कहीं तो प्लेटफार्म मिलेगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये जो युवा कलाकार हैं, प्लीज़ ऐसा कदम ना उठाएं। 100 बार सोचें। हमारे पीछे हमारा परिवार भी है। मानता हूँ दर्शकों का हमारे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, लेकिन है बहुत कुछ है, अभी काम होगा और हो भी रहा है। देखो, दर्शक है, जनता जनार्दन है, किसको पसंद कर ले किसको नहीं नकार दे वो तो ऊपर वाले को पता है। लेकिन बिल्कुल ना घबराएं, ना किसी देखो, आपने जब इतनी मेहनत करके इतने आगे तक बढ़ के आ गए और आप जब रास्ता आप बदलेंगे घबरा के डर के, तो उससे सॉल्यूशन नहीं है। वो तो आपको किसी भी काम में आप जाएंगे वहाँ पर आपको फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए आप स्ट्रांग रहें और बढ़ते रहें। इसका सॉल्यूशन आएगा और बहुत जल्दी आएगा। बहुत सारे पोर्टल्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे नए प्रोडक्शंस भी खुल रहे हैं, बहुत सारे डायरेक्टर भी आ रहे हैं, कुछ खुद राइटर डायरेक्टर भी आ रहे हैं। उनसे सपोर्ट लीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रेशराइज थे, प्रेशर अब भी है, लेकिन डट के मुकाबला करने पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। ये किसी के कोई बाप की जागीर नहीं है कि वही चलाएंगे वही करेंगे, ऐसा नहीं है। आपने बात करी पोर्टल की, तो बहुत सारी वेब सीरीज जो दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आई, बहुत सारी नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, बहुत सारी वेब सीरीज में आई है जो काफ़ी पसंद भी करी गई है। अब बात करें बड़ी फिल्मों की, अभी हाल में ही आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन की एक फिल्म G5 में रिलीज़ करी। तो आने वाला समय, बात करें आने वाले समय की, तो आने वाले समय में क्या ये सिनेमा को बिल्कुल कवर कर लेगा और अब आने वाले जो भी पिक्चर वगैरह रिलीज़ होगी वो इनमें ही होगी? देखो, जो थिएटर में देखना पसंद करता है जो यूथ, वो तो थिएटर में ही जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे एक तो जैसे कोरोना की जो अब जब इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, तो पब्लिक प्लेस पे तो सभी जाने से डरते हैं। एक तो उसका भी थिएटर पे असर पड़ा है। दूसरी बात, काफ़ी के पास टाइम नहीं है। थिएटर पे हफ्ता 10 दिन मूवी रहेगी, फिर जानी तो वो उन्हीं पोर्टल पे। और हमेशा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है वही चलती है। अब लेटेस्ट आ रहा है हमारे पास, अलग अलग ऐप आ गई, एप्लीकेशंस पे आ गई, बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं। बजट भी अच्छा होता है, शूट का जो उनका तरीका है वो भी बिल्कुल डिफरेंट आ गया है, और क्रिएटर भी अच्छे अच्छे आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक थिएटर पर ही आधारित रहेंगे। जो अब नए न्यूज़ चैनल भी तकरीबन यूट्यूब के थ्रू आ गए हैं, उनकी एप्लीकेशंस आ गई हैं। वो सिस्टम तो ख़त्म हो गया ना, कि जो अब तो क्रिएटर जो बेस्ट जिसके पास कंटेंट होगा वो आगे आएगा। हाँ, जो जहाँ तक थिएटर की बात है, तो जिसको थिएटर में देखना वो थिएटर में जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर ऐप पे ही
क्योंकि ऐप पे आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपको उसमें बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। आप 4 फिल्मों का, आपने 4 फिल्मों के जो जितने में आपने टिकट खरीदी है उतने का आपने 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो उस पर कितना सारा मटेरियल आप देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो जो लेटेस्ट अभी ऐप आई है या अभी यूट्यूब पे भी प्रीमियर आ रहा है, यूट्यूब प्रीमियर, उस पर भी बहुत सारा वो हो रहा है कि वो तो आगे रहेंगे ही रहेंगे, और आगे आने वाला टाइम उन्हीं का है। लास्ट में अपने फैंस जो पूरे उत्तर भारत, हरियाणा ही नहीं पूरे उत्तर भारत में, उसके लिए क्या संदेश है? कुछ फेमस डायलॉग या कुछ ऐसा? देखो, डायलॉग्स तो मेरे चलते ही रहते हैं, हंसते रहते हैं, हंसाता रहता हूँ, और संदेश यही दूंगा कि प्रकृति का ध्यान रखो। प्रकृति के साथ हमारी छेड़छाड़ हुई, जिसके कारण हमारे कैसे बीमारियों का हमने सामना करना पड़ा, और अपने योगा वगैरह करते रहें, हंसते रहें। जितना हंसोगे इम्यूनिटी पावर हंसने से भी बढ़ती है, क्योंकि ये हंसना एक योग है जिसको बोलते हैं जठराग्नि योग, जो हमारी नाभि में होता है। एक तो हम पार्क में खड़े होकर ज़बरदस्ती हा 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 करते हैं, और एक हम नेचुरल तरीके से हंसते हैं तो हमारी बिल्कुल नाभि हिलती है, तो वो भी एक इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। ये एक योग है। तो मैं अपने सभी फैंस को, अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, खुश रहे, हंसे, डरे नहीं। कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि भाई जो, अरे बुखार है नॉर्मल, 2-4 दिन में होकर ठीक हो जाएगा। इम्यूनिटी पावर हमारी स्ट्रांग होगी तो। हाँ, बुजुर्गों को, बच्चों को थोड़ा बचाए रखें। और दूसरा, एक समस्या हमारे सामने और भी आ रही है, सॉरी मैं एक बार बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास बिजनेस और काम धंधे ख़त्म हो गए हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम फेस हमारे को करनी पड़ेगी। कुछ तत्व ऐसे होंगे जो छीना झपटी का अभी बढ़ेगा ये, तो बच्चों को संभाल के रखें, लेडीज़ पर्स हाथ में ना रखें, मोबाइल हाथ में ना रखें, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत फेस करनी पड़ सकती हैं। तो उसके लिए सतर्क रहें, समय से अपने घर में घुस जाएं। मैं ये नहीं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन सेफ्टी बरतें, क्योंकि माहौल ऐसा चल रहा है कि छीना झपटी जोर पकड़ रही है। काम धंधे लोगों के पास रहे नहीं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो ये इस तरह की हरकतें करते हैं। बाकी मेरे फैंस सभी, मेरे दोस्त, मेरे दर्शक हंसते रहें, योग करते रहें, अपनी प्रकृति का, बारिश का टाइम आ रहा है, वो पेड़ पौधे लगाएं, जितना वो प्रकृति के नज़दीक जाएं। तो मेरा यही संदेश है कि प्रकृति को अपनाएं, इससे बड़ा भगवान कोई नहीं है। धन्यवाद। तो ये थी हमारी खास मुलाकात हरियाणा के मशहूर एक्टर मुकेश दहिया जी के साथ, कैमरामैन संजीव के साथ। मैं राजस्थान और दिल्ली दस्तक के लिए।